जो लोग इसको नहीं पहचानते उनके लिए एक अननोन बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का नाम है भूल भुलैया खां। देखा आपने जोन ऑफ द अर्थ, टॉर्रिड जोन है, टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार इमेजिन लाइन में स्टडी करेंगे तो हम इमेजिन लाइन में स्टडी करेंगे ग्लोब की एक्सिस को, ग्लोब को डिस्कस करेंगे, अर्थ की एक्सिस को डिस्कस करेंगे, एक्स को अर्थ की एक्सिस को डिस्कस करेंगे, पोलर सर्कमफ्रेंस को डिस्कस करेंगे हम। मैं रिलेटिव के घर गया तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा भाई घर कैसे आना है, तो उन्होंने बताया कि देखो एक रूट को फॉलो करो, पॉइंट ए पर आओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आओ, पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ आओ। वो मुझे लोकेशन बताते गए, उस लोकेशन को मैं फाइंड आउट करता गया और उस लोकेशन को फाइंड आउट करते समय उसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई का नाम देता गया। उन्होंने कहा ठीक है, इस लोकेशन से जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो एक पॉइंट और पड़ेगा, उसको नाम दो एफ का, और वही एफ मेरा घर है। एक्चुअली में क्या हुआ है, कोऑर्डिनेट करा जा रहा है। किसको कोऑर्डिनेट करा जा रहा है? प्लेसेस को कोऑर्डिनेट करा जा रहा है। उन प्लेसेस को कोऑर्डिनेट करके कुछ इमेजिनरी लाइंस माइंड मैप के थ्रू क्रिएट करी जा रही हैं। और आज हम यही स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर को सुन के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। तो हम स्टडी करने वाले हैं द इमेजिनाइंस ऑफ द अर्थ, और आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर में इसकी यूटिलिटीज को डिस्कस करेंगे कि हम इमेजिनाइंस क्यों पढ़नी चाहिए। तो जो लोग इसको पहचानते हैं उनके लिए तो ये अननोन चीज नहीं है, लेकिन जो लोग इसको नहीं पहचानते उनके लिए एक अननोन बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का नाम है भूल भुलैया। कहाँ पर स्थित है? तो यूपी की कैपिटल राजधानी है लखनऊ, और ये लखनऊ में स्थित है। और इसका नाम भूल भुलैया ही इसलिए पड़ा है क्योंकि जब इसमें एंट्री करेंगे तो जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है उसको जो आप रिवर्स बैक करेंगे तो सेम रूट को फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका नाम भूल भुलैया पड़ा है। क्योंकि जो भी इसमें एंटर करता है वो जब रिवर्स आ रहा होता है या बैक आ रहा होता है तो वो अपने रूट को फॉलो नहीं कर पाता है, इंटेंशनली भी फॉलो नहीं कर पाता है। तो कुछ लोगों ने इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करा कि ठीक है मैं अपने रिवर्स रूट को एग्जैक्टली फॉलो करूंगा, और जब वो फॉलो करने आते तो उन्होंने क्या करा, प्लेसेस को पॉइंट आउट कर दिया है। जब प्लेसेस को पॉइंट आउट कर दिया तो उन्होंने एक प्रकार से क्या कर रहा है, तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स को क्रिएट कर दिया। उन कोऑर्डिनेट्स को उन्होंने आपस में माइंड मैप्स के थ्रू कुछ इमेजिन करके आपस में जोड़ा। उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा और यहाँ पर आकर पहुंच जाऊंगा। 100 में से 99 लोग तो फेल हो गए, एक दो जो पास आउट हुए हैं उनको लेकर कुछ फैक्चुअल अपडेट करेक्शन को लेकर अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं किसी एक ने दो ने रिवर्स बैक कर लिया होगा। तो जब वो रिवर्स बैक सेम रूट से कर रहे होंगे तो 100% उन्होंने कोऑर्डिनेट्स को यूज करा होगा, जिस कोऑर्डिनेट्स में उन्होंने प्लेसेस को लोकेट करा होगा, उन लोकेशन को फिर उन्होंने आपस में इंटरकनेक्ट करा होगा। और इंटरनेट कैसे करा होगा, तो माइंड मैप में एक इमेज बनाई होगी, उस इमेज के थ्रू उन्होंने सब कोऑर्डिनेट करा होगा। ऐसे ही हम इमेजिन लाइंस को भी कोऑर्डिनेट करते हैं। गूगल मैप आपसे क्या कर रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट बताता है, और कोऑर्डिनेट में आपको क्या बताता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और क्या रेलेवेंसी हो सकती है, जोन ऑफ द अर्थ। कैसे जोन है? इमेजिनरी जोन ऑफ द अर्थ है। देखा आपने जोन ऑफ द अर्थ, टॉर्रिड जोन है, टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है। क्या अर्थ में रियलिटी में ऐसे कोई जोन एग्जिस्ट करते हैं? तो रियलिटी में तो ऐसे कोई जोन एग्जिस्ट नहीं करते। जो फैक्ट एग्जिस्ट करता है वो फैक्ट ये है, व्हेन मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन जनरल कंडीशन। क्योंकि ऐसा भी होता है जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है उसमें हम इक्वेटर से पोल के मूव तो कर रहे थे, लेकिन कहीं कहीं पर लोकेशनल बेसिस पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए मैंने टर्म यूज करा इन जनरल, मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अगर टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा तो आप ध्यान देंगे द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन इज द टॉर्रिड जोन, देन द टेम्परेट जोन, एंड द लोएस्ट टेम्परेचर जोन इज द फ्रिजिड जोन। ऐसे जोन एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, ऐसे जोन तो कोई एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर इनको जोन को डिमार्केशन कैसे करा जाए, तो डिमार्केशन भी उनका इमेजिन लाइंस के थ्रू ही होता है। और इमेजिन लाइंस के नाम है, क्या क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल, ये सारी की सारी लाइंस कैसी हैं, इमेजिन लाइंस है। लेकिन इमेजिन लाइंस क्या काम कर रही हैं, ये इमेजिन लाइंस ना होते हुए भी आपको कुछ रेलिवेंट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रही हैं। उसी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन है जोन की, हीट जोन ऑफ द अर्थ। और अगर आप हीट जोन को स्टडी करेंगे तो आपके क्लाइमेट, वेजिटेशन, ह्यूमन बीइंग डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब का हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे? इस वर्चुअल स्टडी को स्टडी करके, यानी इमेजिन लाइंस को स्टडी करके या इमेजिन जोन को स्टडी करके। और क्या हो सकता है, इमेजिन लाइन का इंट्रोडक्शन बढ़िया वाला, तो
बार्थोलोमस डियास नाम तो आपने सुना होगा, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है उन्होंने प्रोफाउंडली सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं 1488 ईयर कौन सा था, बार्थोलोमस डियास कौन थे, पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे। क्या करा, एक रूट डेवलप करा, किसके लिए, इंडिया के लिए, या इंडिया के लिए एक रूट एक्सप्लोर करा 1488 में। और कहां पहुंचे, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप को फॉलो करते हुए 1498 कौन पहुंचे, 1498 में वास्को डिगामा कहां पहुंचे, भारत पहुंचे। इसी रूट को फॉलो करते हुए पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को बार्थोलोमस डियास ने डेवलप करा था, उसी को डेवलप एक्सप्लोर करते हुए वास्को डिगामा भारत पहुंचे। तो वास्को डिगामा भारत कैसे पहुंचे, तो वो जो एक्सप्लोर्ड रूट था उन्होंने उसके कोऑर्डिनेट्स को मैप पे उतारा गया है, उसी मैप को फॉलो करते हुए वास्को डिगामा भारत की ओर पहुंचे हैं। कैसा, एक इमेजिनरी रूट था समुद्र में होता हुआ। अब समुद्र में कोई रूट तो सड़क तो बन नहीं सकती है, इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करा गया है, उसी इमेजिनरी सी रूट को डेवलप या एक्सप्लोर या फॉलो करते हुए वास्को डिगामा भारत पहुंच गए हैं। और फिर सारे के सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स, यूरोपियन ट्रेडिंग ब्लॉक्स जिनको हम यूरोपियन कंपनीज भी कहते हैं, वो सब की सब भारत पहुंची। और इस प्रकार से इस सी रूट के डेवलप्ड होने से भारत का कॉलोनाइजेशन हो जाता है। सी रूट कहां डेवलप हुआ, सी में डेवलप हुआ। कोई एग्जिस्ट करता है, नहीं, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, पेपर पे एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि पेपर पे प्लेसेस को आपस में कनेक्ट करा गया और कोऑर्डिनेट्स के थ्रू भारत को पहुंचा गया। और जब भारत पहुंचा गया तो भारत का कॉलोनाइजेशन डन हुआ है। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर कैसे बढ़ते हैं, और कुछ देख सकते हैं कि इनकी रेलिवेंसी में आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स, those same places, those two places or more than the two places which are having the same atmospheric pressure or the same value of the atmospheric pressure when are connected through an imaginary line। जब उनको किसी एक imaginary lines के थ्रू जोड़ा जाता है तो इन imaginary lines को क्या बोला जाता है, आइसोबार्स बोला जाता है। यानी कि existing कोई लाइन कर नहीं रही है, लाइन कैसी है, imaginary lines है, और इस imaginary lines के थ्रू सारे के सारे प्लेसेस को, दोस प्लेसेस विच आर हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उनको जोड़ते एक रूट डेवलप करा जाता है। ये रूट डेवलप करा गया है, लाइन ड्रॉ करी गई है, और इस लाइन के थ्रू आप देखेंगे तो सारे सारे के प्लेसेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, सेम है, और इन्हीं को बोलते हैं आइसोबार्स। और कुछ हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से डिसाइड होता है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट से डिसाइड होता है। ये लाइन कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इससे करेक्ट है। और लाइन कैसी है, लाइन भी इमेजिनरी है। और आप देखिए इमेजिनरी लाइंस के थ्रू आपका घड़ी का टाइम डिसाइड हो रहा है कि भारत में क्या टाइम चल रहा है या पूरे विश्व में क्या टाइम चल रहा है। तो जब पूरे विश्व का टाइम हम देंगे तो उन देशों की भी अपने अपने स्टैंडर्ड मेरिडियंस होंगे। और ऑल एंड और वर्ल्ड लेवल पे कौन सी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो वो 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन है, जो पूरे के पूरे टाइम को डिसाइड करती है वर्ल्ड के फेस पर। तो इंडियन स्टैंडर्ड या इंडियन मेरिडियन के बेस पर हम पूरे टाइम को डिसाइड करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि टाइम तो रियल में है, एक्चुअल में चलना है हमारी घड़ी में, लेकिन हम जिसके बेस पर डिसाइड कर रहे हैं वो इमेजिनरी लाइन है। और इसी इमेजिनरी लाइंस की रेलिवेंसी आपको इस फैक्ट से पता लग जाती है। और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं भाई, तो और कौन कौन से फैक्ट्स हो सकते हैं, तो फैक्ट्स ये हो सकते हैं कि जब हम इमेजिनरी लाइन को स्टडी करेंगे तो हम इमेजिनरी लाइंस में कौन कौन सी लाइन को स्टडी करेंगे। तो जब हम इमेजिनरी लाइन में स्टडी करेंगे तो हम इमेजिनरी लाइन में स्टडी करेंगे ग्लोब की एक्सिस को, ग्लोब को डिस्कस करेंगे, अर्थ की एक्सिस को डिस्कस करेंगे, अर्थ की एक्सिस को डिस्कस करेंगे, पोलर सर्कमफ्रेंस को डिस्कस करेंगे। हम पूरी की पूरी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो उसकी सर्कमफ्रेंस बनती है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। हम उसको स्टडी करेंगे किसमें, इमेजिनरी लाइंस में। फिर हम क्या स्टडी करेंगे, तो फिर हम स्टडी करेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अर्थ के 4 हेमिस्फीयर हैं, इमेजिनरी हेमिस्फीयर में 2 वर्टिकल्स हैं और 2 हॉरिजॉन्टल हैं। तो हम स्टडी करेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और फिर हम आपको बताएंगे, या हमको पता लगता है कि इंडिया कैसी देश कंट्री है, तो इंडिया जो कंट्री है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर की है, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का कोई भी पार्ट या फिजिकल उसका ज्योग्राफिकल एरिया एक्सटेंड नहीं करता है। और क्या हो सकता है, तो हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन को स्टडी करेंगे। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन को आप जानते हैं कि एक साइड पर डार्कनेस यानी कि रात और दूसरी साइड पर लाइटनेस यानी कि दिन। तो डे और नाइट की स्टडी या डे नाइट का डिस्टिंक्शन जोन या पेरिफेरियल जोन जो है उसको हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। और क्या स्टडी करेंगे, तो और स्टडी करेंगे इक्वेटर, हॉरिजॉन्टल लाइन जो पूरे अर्थ को बीच में से कवर करती है, इक्वेटर। और क्या स्टडी करेंगे, तो स्टडी करेंगे इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस। और इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस के बेस पर हम क्या स्टडी करेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर स्टडी करेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर स्टडी करेंगे। कैरेक्टर्स या टाइप्स ऑफ द इमेजिनरी लाइंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमको मिलेंगे उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एग्जांपल अभी दिया था। आर्कटिक सर्कल स्टडी करेंगे, एंटार्क्टिक सर्कल स्टडी करेंगे, और जब हम इनको स्टडी करेंगे तो एक्चुअली में ये नहीं स्टडी करेंगे इनकी लोकेशन क्या है, स्टडी हम ये करेंगे अरे भाई ये बने कैसे हैं। बनाना कठिन काम है, बताना बहुत आसान काम है कि देखो वो वहां पर है, रीजन बताना पड़ेगा ना वो एक्चुअली वहां पर है क्यों, तो उसकी लोकेशन वहां पर एक्चुअली आई कैसे है, हम इसको स्टडी के पूरा करने वाले हैं। तो जब हम इमेजिन को स्टडी करेंगे तो इन जनरल हम ये स्टडी करेंगे। इसके साथ हम और क्या स्टडी कर सकते हैं, तो सिडरल डे को स्टडी कर सकते हैं, सिडरल ईयर को स्टडी कर सकते हैं, ट्रॉपिकल ईयर को स्टडी करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम एक्सियल प्रिसेशन को डिस्कस करेंगे, एक्सियल प्रिसेशन को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इन द लास्ट लेक्चर सीरीज ऑफ दिस टॉपिक कि यूटिलिटी क्या है, और उस यूटिलिटी के बेस पर हम पूरी की पूरी ज्योग्राफी का एक नया हॉरिजॉन ओपन करेंगे। और ये ओपन हम कहाँ करेंगे, तो ये हम पूरी की पूरी स्टडी है होराइजन ओपन हम कहाँ करेंगे, 90 मिनट्स के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। अब कुछ इसकी फैक्चुअल अपडेट्स देख लेते हैं जिनको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखा हुआ है। क्या है, नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सोलरली ड्रू। अगर आप कहें कि इमेजिन लाइन मैंने खींची है, कोई ये कह दे इमेजिन लाइन उसने खींची है, या कोई ये व्यक्ति कहे कि इमेजिन लाइन इसने खींची थी और इसने नहीं खींची, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ है, इनका इवोल्यूशन हुआ है, और इवोल्यूशन क्या हुआ है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हुआ है। इसलिए आप किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट नहीं दे सकते कि इस पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ने अर्थ पर इमेजिन लाइंस को खींचा है। और क्या हो सकता है, द सिस्टम कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द कलेक्टिव एफर्ट्स। ये कलेक्टिव एफर्ट्स की बात हो रही है, यानी कि द evolutions of the imagined lines is the product of the collective efforts। collective efforts को लेके बात हो रही है, जिसमें पार्टिसिपेशन किस किस का हो रहा है, तो पार्टिसिपेशन हो रहे हैं ज्योग्राफर्स का, मैथमेटिशियंस का, एस्ट्रोनॉमर्स का, एक्सप्लोरर्स का थ्रू आउट द हिस्ट्री। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक दूसरे को काटते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये है इनका इंटरसेक्शन। So the basic concept of using the intersecting line to locate the position on the earth, अर्थ पर किसी पोजीशन को लोकेट करना होता है, डेट बैक टू द एंशिएंट सिविलाइजेशन। और ये कब से चला रहा है, जब एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। और उस एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमारे पास कौन कौन हो सकता है, तो बेबीलोनियंस थे, ग्रीक्स थे, अपनी इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता थी। Used the simpler system based on the celestial observation। हमने celestial observation पर इनको यूज करा, इसलिए भारत पिछले 5 वर्षों से नवग्रहों की पूजा करता चला आ रहा है। हमारे पास अमावस्या है, पूर्णिमा है। अमावस्या पूर्णिमा क्या करते हैं, हम बताते चले आते हैं कि इस दिन अमावस्या होगी, यानी कि चंद्रमा पूरी ओर से ढके जाएंगे। तो हम जो शेडो को स्टडी कर रहे हैं, एक्चुअली हम उसके एंगल को तो स्टडी कर रहे हैं। जब एंगल को स्टडी कर रहे हैं तो हमने कुछ इमेजिन करा होगा, तो इमेजिन लाइन से इमेजिनरी कोऑर्डिनेट्स को वहां पे भी तो स्टडी करते हुए आगे की ओर बढ़े हैं। ड्यूरिंग द एज ऑफ द एक्सप्लोरेशन, और एक्सप्लोरेशन की एज कब आई है, 15 to 17th सेंचुरी। मैंने आपको बताया था 1488 बार्थोलोमस डियास ने रूट एक्सप्लोर करा, जिसमें केप ऑफ गुड होप को एक्सप्लोर करा गया, और उसी रूट को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा भारत पहुंचे। द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर लाइक द बार्थोलोमस डियास एंड द वास्को डी गामा रिफाइंड द लैटिट्यूड मेजरमेंट। क्या करा है, लैटिट्यूड मेजरमेंट को रिफाइंड करा है। इन 1884, अब इंपॉर्टेंट ईयर आ जाता है 1884, और 1884 में क्या हुआ, द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड हुई, और जिसने फाइनली एस्टैब्लिश किसको करा, आज की प्राइम मेरिडियन का, दैट मीन द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कहां पर, ग्रीनविच पर, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है एज ए रेफरेंस पॉइंट। कैसा पॉइंट है ये, तो रेफरेंस पॉइंट है, और इसी रेफरेंस पॉइंट के बेस पर आप क्या बताते हैं, ईस्ट और वेस्ट। और इसी ग्रीनविच का कॉम्बिनेशन जब हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के साथ कर देते हैं तो हम क्या पाते हैं, तो हमको मिलती है पोलर सर्कमफेरेंस। और उसी पोलर सर्कमफेरेंस के बेस पे हम क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। दिस मार्क द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द यूनिफाइड ग्लोबल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यूनिफाइड एकीकृत ग्लोबल सिस्टम, वैश्विक सिस्टम। Since then, the advancement in the survey, cartography, satellite technology and lead to the improvement in the accuracy and the precision। नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई है, और नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई है, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में और डेवलपमेंट हुए हैं, और वो और मोर एक्यूरेट और जस्टिसेबल होती चली गई है। द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोडेसी एंड द वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम contribute to the ongoing refinement। अभी जिस 2 ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल है इसका रिफाइनमेंट करने में, उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे बताया गया है। देन लास्ट पॉइंट ये है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सिस्टम कंटिन्यू टू इवॉल्व विद द ऑनगोइंग एफर्ट्स
अभी भी लगातार एफर्ट्स चल रहे हैं कि मोर प्रिसाइज लोकेशन हमको कैसे मिले। कई कई बार आप क्या देखते होंगे, गूगल भी कई कई बार भटक जाता है। आपने गूगल मैप यूज करा था, पता चलो उसने वहां पहुंचाया जहां आगे जाके कुछ रास्ता ब्लॉक है या रास्ता ही नहीं है। तो कई बार गूगल भी अपने आप में कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको और मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट कैसे बनाया जाए, इसको लेकर लगातार इवोल्यूशंस और एक्सप्लोरेशन हो रही हैं। Its accuracy meet the demand of the modern application like the GPS navigation and the global mapping। तो GPS navigation हो गया, गूगल मैपिंग हो गया, ग्लोबल मैपिंग हो गया, ये सब किस पे चल रहे हैं? ये उन काल्पनिक इमेजिनरी लाइंस के बेसिस पे चल रहे हैं जिनका एग्जिस्टेंस फिजिकली नहीं है, और आप इनकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंस हम कहाँ देख रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑफ द इमेजिनरी लाइंस के। और किस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं? तो प्लेटफॉर्म का नाम है अपना 99 नोट्स का, वेयर वी स्टडी स्मार्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं द टाइप्स ऑफ द इमेजिनरी लाइंस, यानी कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे इंट्रोडक्शन के बाद कि कितने टाइप्स की इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वर्टिकल्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, उनके क्या टाइप और सब टाइप्स होने वाले हैं। तो बने रहिए 99 नोट्स के चैनल पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक शेयर नहीं करा तो उसको शेयर भी करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।